हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी फार्माकोलॉजी ऑफ हेमेटेनिक कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तीनों की आज हम फार्माकोलॉजी देखेंगे, इनके ड्रग्स देखेंगे कौन कौन सी, इनकी पूरी मोड ऑफ एक्शंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, हेमेटेनिक्स के, एंटीकोगुलेंट के, कोगुलेंट के। ठीक है, तो ये हमारी ड्रग किस में थी, सेकेंड यूनिट में थी। तो हम पढ़ रहे थे ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो यूज्ड इन थेरेपी ऑफ शॉक वाली ड्रग हम पढ़ चुके थे, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन वगैरह। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेमेटेनिक्स, कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आता है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, व्हाट आर हेमेटेनिक एंड डिस्कस द फार्माकोलॉजी एक्शन एंड यूजेस ऑफ आयरन। ठीक है, तो हमें पहले पूरा हेमेटेनिक्स को बताना है। तो हेमेटेनिक्स होते क्या हैं। तो हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, हेमेटेनिक्स आर दो सब्सटेंस विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अनेमिया। ठीक है, तो ये हमारी ये ब्लड सेल है एक, इसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है, आरबीसीस होती हैं। आरबीसीस बनती कैसे हैं, उसमें हमारा बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा होती है, आयरन्स होता है, ठीक है, फॉलिक एसिड होता है। तो ये सब हेल्प करते हैं हमारे आरबीसी के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये हमारा जो आयरन, फॉलिक एसिड, तो ये सब क्या होते हैं हमारे, जो जो हेल्प करता है आरबीसी फॉर्मेशन में, वो क्या कहलाता है हमारा, हेमेटेनिक। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन में बनाने वाला। हिम माने ब्लड, टेनिक्स माने बनाने वाला। ठीक है, तो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन करने वाला, वो हमारा क्या कहलाता है, हेमेटेनिक्स। हेमेटेनिक्स आर दो सब्सटेंस विच इज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अनेमिया में यूज होते हैं। सो अनेमिया क्या है, अनेमिया, अनेमिया का मतलब लो ब्लड। क्या मतलब, इट अकर व्हेन द इम्बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी और ब्लड लॉस। ठीक है, क्या होता है हमारी बॉडी में जब इम्बैलेंस हो जाता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन, या तो आरबीसी बन के, आपको पता है एक आरबीसी बनती है देन वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये आरबीसी का या तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए या डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, और उन दोनों के ज़्यादा बढ़ जाए, तो उससे इम्बैलेंस होने के कारण क्या होगा, आरबीसी जो होगा लॉस हो जाएगी बॉडी से, और हमारी ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, अनेमिया कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, सो रीजन बिहाइंड द अनेमिया क्या है, हमारे क्या क्या रीजन्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा ब्लड लॉस, एक्यूट और ब्लड लॉस होने के कारण भी हमें अनेमिया हो जाएगा। अनेमिया मतलब ब्लड सेल्स की कमी। ठीक है, तो इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन ड्यू टू, अगर इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्मेशन होने लगा तो जल्दी डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। तो किसकी वजह से होती है इम्पेयर्ड आरबीसी फॉर्म, डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर, जो हमारे ज़रूरत होते हैं किसके लिए, आरबीसी सेल्स को बनाने के लिए। वो कौन कौन से होते हैं, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, B9, विटामिन B9। ठीक है, देन बोन मैरो डिप्रेशन। बोन मैरो डिप्रेशन क्या है, हाइपोप्लास्टिक अनेमिया होता है ये हमारा। बोन मैरो से क्या होता है, हमारा जो ब्लड आरबीसी बनती है ज़्यादातर कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो से बनती है। ठीक है, तो वहाँ से उसका डिप्रेशन मतलब कमज़ोर होना, मतलब वहाँ से ब्लड सेल्स का कम बनना। डिक्रीज डिस्ट्रॉय ऑफ आरबीसी, वही रीज़न जो मैं बता रहा था कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय बढ़ जाए, मतलब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगे। सो इसे हम हेमोलाइटिक अनेमिया भी बोलते हैं, जब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा लगता है। ठीक है, हीमोलाइटिक मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है हमारी हीम सेल्स का, और हाइपोप्लास्टिक मतलब कम बन रही है वहाँ से आरबीसी। ठीक है, हमारे कहाँ से, बोन मैरो से। ठीक है, देन इरेथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी। इरेथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी का मतलब है किडनी जो होती है वो हेल्प करती है हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में, वो हेल्प नहीं कर रही है। ठीक है, इरेथ्रोपोइटिन एक एंजाइम होता है, उसकी मदद से हमारी क्या होती है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इरेथ्रोपोइटिन डिफिशियंसी। द टाइप्स ऑफ अनेमिया, तो दो टाइप्स के मेनली अनेमिया होते, वो अनेमिया मोस्टली ज़्यादातर हमारे 7 टाइप्स के अनेमिया है। तो इस पहला है हमारा नॉर्मोसाइटिक अनेमिया या नॉर्मोक्रोनिक अनेमिया। नॉर्मोसाइटिक अनेमिया या नॉर्मोक्रोनिक अनेमिया क्या होता है, इसमें एक्यूट ब्लड लॉस, मतलब बहुत कम मात्रा में ब्लड लॉस होता है, तब हमारा क्या होता है, ये जैसे कोई इंसान है, ठीक है, इसको कम थोड़ा ब्लड लॉस हुआ तो उसे क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक अनेमिया। देन माइक्रोसाइटिक अनेमिया मतलब आयरन डिफिशियंसी अनेमिया भी बोलते हैं, या हाइपोक्रोनिक अनेमिया बोलते हैं। ठीक है, या थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मतलब
इसमें हमारा क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बन पाती हैं, ठीक है। तो आयरन डिफिशियंसी, तो माइक्रोसाइटिक मतलब कम बनना पाना। नॉर्मोसाइटिक में क्या होता है, एक्यूट ब्लड सेल, नॉर्मल ब्लड सेल्स बन तो रही है लेकिन लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। देन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक मतलब ड्यू टू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या क्या थे हमारे, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड की वजह से, ठीक है। मैक्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया। देन हमारे पर्नीशियस अनीमिया, पर्नीशियस अनीमिया क्यों होता है, ड्यू टू हमारे विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। देन हमारा हीमोलाइटिक अनीमिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC की वजह से हीम, ठीक है। देन सिकल सेफ की हो जाती है हमारी सेल, ठीक है। देन प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है। अब हीमेटेनिक्स क्या होते हैं, हीमेटेनिक्स हमारे कौन कौन से हैं, आयरन है, विटामिन B9 है, फॉलिक एसिड है, B12 है, इसे हम क्या कावेला मीन भी बोलते हैं। देन इरेथ्रोपोइटिन है। तो आयरन, आयरन क्या होता है, इंपॉर्टेंट असेंशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ये चीफ फंक्शन फॉर्म करता है हमारे किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, ये हमारा चीफ फंक्शन आर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। हीमोग्लोबिन जो हमारा होता है वो आयरन पे ही डिपेंड करता है, एंड इन द सेलुलर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, ठीक है। टोटल बॉडी आयरन इन अडल्ट कितना होता है, 2.5 to 5 ग्राम होता है, ठीक है। इज मोर इन मैन देन वुमेन, सो इट डिस्ट्रीब्यूट इनटू, कितने टाइप में हमारा आयरन बटा हुआ होता है, किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, हेमोग्लोबिन में होता है हमारा 66% आयरन, ठीक है। देन आयरन स्टोर्स इन फेरेटिन या हीमोसोरेडिन में 25%, फेरेटिन में, ठीक है। और मायोग्लोबिन में, मसल्स में कितना परसेंट होता है, 3% आयरन होता है। देन हमारा पेरेंचाइमल आयरन कितना होता है, एंजाइमेटिक इन एंजाइम ETC 6% होता है हमारी किसमें, पेरेंचाइमल सेल्स होती हैं जो हमारे स्टोमच की सेल्स होती हैं उनमें, ठीक है, एंजाइम में। तो 6%, सबसे ज़्यादा कहाँ, हमारे ब्लड के अंदर 66% आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हमारे उसके बाद फेरेटिन ये फॉर्म होती है, इसमें स्टोर होता है हमारा आयरन। और सबसे कम कहाँ होता है, मसल्स के अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो आयरन लेते हैं, बट आयरन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ओनली 3% ही मसल्स में वर्क करता है। तो आयरन से ब्लड की मात्रा बढ़ेगी ना कि मसल्स की, ठीक है। तो इससे हमारा ब्लड की सेल्स बढ़ेंगी ना कि मसल्स, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा प्रेफर नहीं करना चाहिए, आयरन के बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। तो डेली रिक्वायरमेंट क्या है, अडल्ट मेल में 0.5 to 1 mg है, ठीक है, 13 μg पर ग्राम, ठीक है। देन अडल्ट फीमेल में हमारा कितना है, डेली मेल्स में कितना होता है, 0.5 to 1 mg डेली, ठीक है। देन अडल्ट फीमेल में 1.2 to 1 to 2 mg, और चिल्ड्रेंस में 25 माइक्रोग्राम, ठीक है। देन हमारा इसमें प्रेगनेंसी जो वुमेन हो जाती है सबसे ज़्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट होती है डेली आयरन की 3 to 5 mg पर डे, ठीक है। देन हमारा डाइटरी सोर्स क्या है आयरन का, लीवर है, एग है, योल्क है, ड्राई बीन्स हैं, ड्राई फ्रूट हैं, एप्पल है, व्हीट ग्रेन्स है, और चिकन मील्स हैं, ये सब, ठीक है। तो ये तो हमारे आयरन के बारे में था, ठीक है। देन हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन में कैसे प्रेजेंट होता है आयरन, ये समझिए। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज प्रोटोपोरफायरिन कंटेंट, प्रोटोपोरफायरिन कंटेंट 4 फायरोलिंग होती है इसमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में। ईच मॉलिक्यूल कंटेंट 4 आयरन हीम रेजिड्यू, 4 आयरन होते हैं इनके पास हीम के, ठीक है। तो जैसे ये एक हीमोग्लोबिन है तो ये हमारा 4 आयरन, 1 2 3 4 आयरन कंटेंट कर रखेगा। एक हीम मॉलिक्यूल 4 आयरन को कंटेंट करता है, ठीक है। हीम मतलब ऑक्सीजन। तो इट स्टोर इन फॉर्म ऑफ फेरिक एंड कंबाइन विथ लार्ज प्रोटीन एपोफेरेटिन के साथ हमारा क्या होता है, कंबाइन होता है, फेरिक फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। आयरन प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, तो जो पहला होता है हीम आयरन, दूसरा होता है नॉन हीम आयरन। तो जो हीम आयरन होता है वो तो हमें किससे मिलता है, मीट वगैरह से, ठीक है। और जो नॉन हीम आयरन होता है वो फ्रूट वगैरह से। तो जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो उनके पास हीम ब्लड की ज़्यादा, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। देन विटामिन C, तो ये भी हमारा किस लिए, आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। जो हमारा नॉन
हीम आयरन होता है, ठीक है। देन अब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारे आयरन का, तो दो मैकेनिज्म होते हैं इसके। पहला होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरस आयन, दूसरा होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स विथ हीम, आयरन कॉम्प्लेक्स विथ हीम। तो इसके बारे में अभी नीचे देखेंगे हम कैसे होता है इसका अब्जॉर्प्शन। देन ओरल आयरन, टाइप्स से ही हमारे आयरन के दो टाइप्स के ओरल आयरन, पेरेंटल आयरन, ठीक है। तो ओरल आयरन हमारा एडमिनिस्ट्रिंग ओरली दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, फेरस फ्लूमेरेट है, ठीक है। तो फेरस सल्फेट हमारा 20% और 30% ड्राइड साल्ट के रूप में रहता है, और फेरस ग्लूकोनेट 12%। देन फेरस फ्यूमरेट 33% आयरन कंटेंट करता है, ठीक है। देन पेरेंटल, जब हमारा ओरल रूट सक्सेसफुल नहीं होता तब हम पेरेंटल आयरन देते हैं, जैसे सुक्रोज डोज देते हैं इसकी 75 mg पर डे। डेक्ट्रान आयरन, आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्ट्रान, ठीक है। अब ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक है। तो आयरन क्या होता है, नॉर्मली डाइट्री से तो हमें आयरन मिल जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, एक तो नॉन हीमोरेजिक आयरन और एक हीमोरेजिक आयरन। तो जो इनऑर्गेनिक आयरन होता है उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, तो जी हमारा अब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, म्यूकोसल सेल में थ्रू द HMC, हीम करियर प्रोटीन के द्वारा होता है। एंड इनऑर्गेनिक आयरन जो होता है फर्स्टली डिसोसिएट होता है एंड कन्वर्ट इनटू फेरस फॉर्म में। जो हमारा नॉन वेजिटेरियन वाला आयरन था, ठीक है, वो उसका वेजिटेरियन आयरन था, ठीक है, नॉन हीमोरेज आयरन। एंड देन ये हमारा F2 जो फेरस फॉर्म होती है वो अब्जॉर्ब होती है बाय DMT, डाईवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्ट के द्वारा इनटू म्यूकोसल सेल। देन ये हमारी F3 में कन्वर्ट हो जाती है, देन वो स्टोर हो जाती है फेरेटिन की फॉर्म में। देन हमारा फेरिक एसिड इस फेरेटिन से क्या करता है, मेक कॉम्प्लेक्स बना देता है, किसके साथ, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांसफेरिन के साथ, TF के साथ, ठीक है। तो विच हैज 2 बाइंडिंग साइड, दो बाइंडिंग साइड होती हैं, R1 आयरन ट्रांसपोर्टेड इनटू इरेथ्रोपोइटिन एंड अदर ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। तो हमारा आयरन ट्रांसफर हो जाता है। देन नाउ कॉम्प्लेक्स इंगल्फ बाय एंडोसाइटोसिस, तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो आयरन को इंगल्फ करती हैं। देन आयरन हमारा अब्जॉर्ब हो जाता है, आयरन रिलीज इनसाइड विच फर्दर यूज इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर हमारी सेल्स जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करनी होती है तो आयरन रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म होता है आयरन के अब्जॉर्प्शन का। यूजेस ऑफ आयरन क्या है, आयरन डिफिशिएंसी, इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रिवेंशन ऑफ फीमेल। देन हमारा विटामिन B12 है, साइनोकोबैलामिन वगैरह, ठीक है। तो ये भी हमारे किस में, हमारे हेमेटेनिक्स में आते हैं। सो दे सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारा विटामिन B12 मिलता है, इसे हम साइनोकोबैलामिन, ये क्योंकि बैक्टीरिया होता है माइक्रो उसके द्वारा मिलता है, ठीक है। तो विटामिन B12 को हम साइनोकोबैलामिन, ये असेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस के लिए होता है। इसकी डिफिशियंसी क्यों होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल एंड अब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है विटामिन B12 का। और क्रॉनिक गैस्ट्रिक्टाइसिस की वजह से भी, और इसकी डिमांड बढ़ जाए तब भी हमें क्या हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है हमारे विटामिन B12 की। यूजेस कहाँ होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक अमीनिया, ठीक है, जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ परकिंसंस अनीमिया, ठीक है। देन हमारा फॉलिक एसिड है, इसे हम विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो फॉलिक एसिड किस लिए, केमिकली ये क्या होता है हमारा PGA होता है, मतलब पेट्रोइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, पेट्रोइल ग्लूटामिक एसिड। इसकी डिफिशियंसी क्यों होती है, इनएडिक्वेट डाइटरी इनकेट, मतलब हमारी डाइटरी अच्छी नहीं है, फॉलिक एसिड इंक्रीज डिमांड बढ़ गई हो, वेट लॉस हो गया हो, तब हमें फॉलिक एसिड लेना चाहिए। ड्रग इंड्यूस जैसे फेनिटोइन वगैरह जो एंटी सीजर ड्रग होती है ना, तब वो ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से फॉलिक एसिड डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो यूजिंग ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक अमीनिया फॉलिक एसिड डिफिशियंसी यू ड्यूरिंग लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो ये तो हमारा था किसका, फॉलिक एसिड का। देन हमारा इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन को EPO बोलते हैं। ये हमारा हार्मोन होता है, सीक्रेट कहाँ से होता है, प्रीटिब्यूलर सेल से, प्रीटिब्यूलर सेल ये हार्मोन होता है कहाँ से, प्रीटिब्यूलर सेल ऑफ किडनी से क्या होता है, हमारा स्टिमुलेट होता है, और यहाँ से हमारा इसी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और इसका यूजेस कहाँ होता है एरिथ्रोपोइटिन का, तो हमारा कि हमारा एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर वगैरह उसमें इसका यूज होता है। और जीडोबुलिन थेरेपी इन एड्स में भी इसका यूज होता है, एंड कैंसर थेरेपी में हमारा एरिथ्रोपोइटिन का यूज होता है, क्योंकि ये हमारा RBC की सेल्स को फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो ये हमारा मोस्टली फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। तो कोगुलेंट क्या होते हैं, तो इससे पहले हमने पूरा हेमेटेनिक्स की देखी, उनकी फार्माकोलॉजी वगैरह देखी, कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं हेमेटेनिक्स में, ठीक है, सारे देख लिए आयरन। अब देखते हैं हम अपने कोगुलेंट के बारे में, ठीक है। सो कोगुलेंट क्या होते हैं, सो मोस्टली कोगुलेंट आर दो सब्सटेंस और ड्रग विच आर प्रिवेंट और इंक्रीज ब्लड फ्लोटिंग, ठीक है, प्रमोट करते हैं ब्लड फ्लोटिंग को। मतलब जैसे ये कोई इंसान है, ठीक है, ये रास्ते में जा रहा है, इसको चोट लग गई है, और इसके ब्लड निकल रहा है। तो इसके ब्लड निकलता तो रहता नहीं है, मान लो कहीं हाथ वगैरह पे चोट लग गई है तो यहाँ से ब्लड फ्लो निकलता तो रह नहीं सकता। थोड़ी देर बाद क्या होता है, क्लॉट जम जाता है, ब्लड रुक जाता है। अगर छोटी मोटी चोट रहती है, ठीक है, तो वो क्लॉट जो होता है तो उससे क्या होता है, ब्लड का लॉस जो होता है बच जाता है। बट कुछ मेंस या वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनमें ये कोगुलेंट कम मात्रा में होता है, तब हम इन कोगुलेंट ड्रग का यूज़ करते हैं इस ब्लड क्लॉटिंग को कराने के लिए। कई इंसान होते हैं जिनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो उनका ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें यूज करते हैं हम कोगुलेंट का, ठीक है। तो दीज आर दो सब्सटेंस और ड्रग विच प्रमोट द ब्लड क्लॉटिंग को, ठीक है, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, अब जैसे ये ब्लड सेल्स थी, इसके अंदर कोगुलेशन हो गई है ब्लड की, ठीक है, मतलब यहाँ थक्का जम गया है ब्लड का। अब इस थक्के को डिजॉल्व करने के लिए जो दी जाती है वो होती है हमारी एंटी कोगुलेंट, मतलब इस कोगुलेशन को घटाने के लिए। अब ये थक्का जमा रहेगा तो यहाँ से ब्लड वेजल्स क्या हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, यहाँ से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा और कई सारी हार्ट फेलियर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम एंटी कोगुलेंट देते हैं, ठीक है। ये फैक्टर वैसे देने नहीं पड़ते, लेकिन जब हमारा कोई एंटी कोगुलेंट जो होता है, ये हमारी जब कोगुलेशन के दौरान ये जब डिजॉल्व नहीं होते हैं ना, तब हम दे देते हैं एंटी कोगुलेंट। बट मोस्टली क्या होता है हमारा ये डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो एंटी कोगुलेंट दो सब्सटेंस विच प्रिवेंट और डिक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग होती कैसी ये समझो। तो हीमोस्टैटिक्स प्रोसेस के द्वारा हमारी क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। हीमोस्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स माना स्टेबल और हीमो माना कनेक्टेड टू ब्लड, ठीक है। तो इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग, मतलब ब्लड क्लॉटिंग कैसे, दैट स्टॉप ब्लीडिंग मीन्स रिड्यूस ब्लड लॉस व्हेन ब्लड वेजल्स आर डैमेज्ड और रप्चर, ठीक है। तो हमारे ये क्या होता है, सीक्वेंस होता है हमारे किसका, ब्लीडिंग को रोकने का, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे होता है ब्लड कोगुलेशन का, सबसे पहले होम्योस्टैटिक इनटू 3 स्टेप में होता है। पहला वस्कुलर स्पाज, ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग बनेगा, देन हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होता है, मैकेनिज्म होता है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो फर्स्टली बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक पाथवे क्या करेंगे, सेंस करेंगे ट्रूमा को एंड एक्टिवेटेड बाय एक्टिवेट फैक्टर एक्स एंड एक्स ए, ठीक है। तो हमारा फैक्टर होगा एक्स ए, एक्स एक्टिवेटेड फैक्टर बनाएगा, ठीक है, एक्स ए। तो ये दो प्रोसेस के द्वारा हमारी ब्लड क्लॉटिंग होती है। पहला होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक दूसरा होता है एक्सटेंसिक पाथवे, दोनों एक साथ काम करते हैं। पहला ब्लड ट्रूमा के दौरान, दूसरा टिश्यू ट्रूमा, मतलब ब्लड सेल्स का डैमेज होना, टिश्यू सेल्स का डैमेज होना, ठीक है, टिश्यू का डैमेज होने पर, ठीक है, दोनों के टाइम पे ये रिलीज होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये फैक्टर 12 रिलीज होता है। फैक्टर 12 हमारा फैक्टर 12 एक्टिवेट हो जाता है। फैक्टर 12 वो XAA 12A एक्टिवेट होगा, देन 12A से 11A एक्टिवेट होगा, फिर 9A एक्टिवेट होगा, फिर 10A एक्टिवेट होगा। देन ये इधर से भी यही होता है। यहाँ से क्या होता है, फैक्टर 7 रिलीज होता है। वो फैक्टर 7 क्या करता है, फैक्टर 7A, मतलब फैक्टर A का मतलब होता है एक्टिवेट, जो ये A लगा हुआ है, यहाँ से हमारा ये 12 था, उसने 12A को एक्टिवेट किया, और देन ये हमारा 11 था, इसने 11A को एक्टिवेट किया। यहाँ पे 9 होता है, वो 9A को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ऐसे ये 7 है, इसने 7A को, देन हमारा यहाँ से 10A एक्टिवेट हुआ। अब ये एक्टिवेट होने के दौरान यहाँ से हमारा एक और होता है 5th A, ये भी एक्टिवेट होके इसमें कॉमन पाथवे में आ जाता है, ठीक है। ये हमारा कॉमन पाथवे होता है, यहाँ तक सब में सेम होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिनेस एंजाइम आता है, वो क्या करता है, कैल्शियम लेवल के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे सेकेंड प्रोथ्रोम्बिन बनता है। देन थ्रोम्बिन
ये सेकंड प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन बनाता है सेकंड एक्टिवेट। ये सेकंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है किसको, थ्रोम्बिन सेकंड एक्टिवेट। देन हमारा ये थ्रोम्बिन सेकंड क्या बनाता है, फिब्रिन एक्टिवेट, फिब्रिन फर्स्ट एक्टिवेट। देन हमारा ये फिब्रिनोजेन बनाता है। ये फिब्रिनोजेन इस टाइप का क्लॉट फॉर्मेशन जाली टाइप का होता है, ठीक है, फिब्रिन, जिससे ये हमारा ब्लड सेल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का। अब ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, कौन कौन से कोगुलेंट फैक्टर होते हैं, टोटल हमारे कितने 12 फैक्टर होते हैं, 13 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे ये फैक्टर्स के नाम है, उनके सोर्स में पैथवे हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे फिब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ये फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन है, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन है, फैक्टर 3 हमारा टिश्यू फैक्टर है, चौथा हमारा कैल्शियम आयन है। तो ये हमारे सोर्सेस हैं, इनके कहाँ से एक्टिवेट होते हैं, ये लीवर से हमारा जो फैक्टर 1 होता है, फैक्टर 2 भी, और डैमेज टिश्यू के द्वारा हमारा ये जनरेट होता है। ये हमारे किस पैथवे में आते हैं, कॉमन पैथवे, इंटरेक्टिव पैथवे, ऑल इंटरेक्टिव, ठीक है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए बस इतने फैक्टर, ठीक है। देन हमारे कोगुलेंट हैं। तो कोगुलेंट हमारे, अब हम आते हैं कि कोगुलेंट वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो था कैसे ब्लड हमारी ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी, ठीक है। अब ब्लड कोगुलेंट को हम क्या कहते हैं, ब्लड थिनर्स भी बोलते हैं, ठीक है, थिकनर्स, ठीक है, ब्लड थिनर नहीं, ब्लड थिकनर्स, ठीक, मतलब मोटा कर देते हैं ब्लड को, ठीक है। और हीमोटाइसिस एजेंट भी बोलते हैं, हीमोटाइसिस एजेंट, ठीक है, हीमोस्टैटिस एजेंट, और इंक्रीज कोगुलेशन को भी बढ़ाते हैं, इंक्रीज क्विक ब्लड क्लॉटिंग टाइम को भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बो एग्रीगेट, थ्रोम्बो जो एग्रीगेट होता है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस थ्रोम्बस को एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। अब लिस्ट ऑफ कोगुलेंट, तो इसमें हमारे विटामिन के है, फिब्रिनोजेन है, और एंटी हीमोफोलिक फैक्टर हैं, और डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है, और कायरो प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, जो हमारे कोगुलेंट आते हैं, ठीक है। तो विटामिन के मोस्ट फैक्टर होता है हमारा, मोस्ट सोर्स होता है फैक्टर किसके लिए, कोगुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, ये हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, ठीक है। सो देयर आर 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 फॉर्म होती हैं विटामिन के, विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3। विटामिन K1 को हम फाइलोक्विनोन होते हैं, विटामिन K2 को हम मीनाक्विनोन बोलते हैं, और विटामिन K3 को हम मीनाडायोन बोलते हैं, मीनाक्विनोन, मीनाडायोन। तो जो मीनाक्विनोन होता है वो तो हमारा कॉलोनिक बैक्टीरिया से मिलता है, जो मीनाडायोन होता है ये हमारा सिंथेटिक विटामिन के होता है, ठीक है, मीनाडायोन। अब डायरेक्टली रिक्वायरमेंट कैसे होती है, डेली रिक्वायरमेंट, तो विटामिन के 3 to 10 म्यूजी पर डे हमें लेना चाहिए, ठीक है, माइक्रोग्राम, ठीक है। देन हमारा डिफिशेंसी किसके कारण होती है, लीवर डिसीज़ के कारण हमारी विटामिन के की डिफिशेंसी हो जाती है, मेला अब्जॉर्प्शन, माल अब्जॉर्प्शन के कारण, और डाइटरी डिफिशेंसी के कारण, और प्रोलैंग्ड एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के कारण, और ओवरडोज हो जाती है हमारी किसकी, एंटीकोगुलेंट की, तो उसके कारण भी ओरल एंटीकोगुलेंट, उसके कारण भी हमारा क्या हो जाता है, हमारा विटामिन के की डिफिशेंसी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे इसमें तीनों ये हमारे फाइलोक्विनोन और मीनाक्विनोन और मीनाडाइन ये सारे दिए जाते हैं हमारे विटामिन के में, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे वर्क कैसे करते हैं हमारे, तो नाउ व्हेन विटामिन के ड्रग इंट्रोड्यूस, हमने मीनाडाइन मान इंट्रोड्यूस करी, सो दे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है, 10 होता है, इन सबको इंक्रीज कर देते हैं। और ट्रीटमेंट यूज इसका है विटामिन के का, ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग और इंक्रीज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। डोज कितनी है अडल्ट में, 5 to 10 mg पर डे, ठीक है। देन हमारा डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है, ये भी हमारा किसमें, विटामिन के डिफिशिएंसी में दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाई बोन बिल ब्रांड फैक्टर BWF, इस फैक्टर को इंक्रीज कर देता है, और फैक्टर 7 को फैक्टर 8 को बढ़ा देता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ये ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइट है,
ठीक है, इनमें यूज होता है। देन हमारे एंटी कोगुलेंट है, तो ये जब कोगुलेशन क्या हो गया है, हमारा ब्लड कोगुलेशन हो गया है। अब ये कोगुलेशन, हमें ब्लड कोगुलेशन ज़्यादा टाइम तक चाहिए नहीं है, हमारा अब ठीक हो गया सब कुछ। तो ये कोगुलेशन को डिजोल्व जब नहीं होता बॉडी के अंदर, ब्लड सेल्स के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता, तब हम एंटी कोगुलेंट का यूज़ करते हैं इसको डिजोल्व करवाने के लिए। ठीक है, सो दीज ड्रग विच आर प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, सो दे डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ क्लॉट, दे आल्सो ब्लड थिनर भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, सो ये दो टाइप के होते हैं हमारे, पेरेंट्रल एंड ओरल एंटीकोगुलेंट। जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट होते हैं वो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे फैक्टर जो होता है थ्रोम्बिन, उसको ही नहीं बनने देते। ठीक है, उनको इनिबिट कर देते हैं, जिससे हमारा फिब्रिनोजन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे हिपेरिन है, डेनाप्रा है, पैरावाइड है, लेप्रिडीन है, और दूसरे हमारे आते हैं ओरल वारफेरिन है। ये हमारा क्या है, ओरल एंटीकोगुलेंट इन विवो है। ठीक है, इन विवो मतलब जो हमारे किसमें, इनसाइड द बॉडी। देन हमारे आते हैं इन वेट्रो, मतलब आउटसाइड द बॉडी यूज होते हैं, जो लैब में वगैरह में। ठीक है, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हुए हैं, तो हमारा जो ब्लड ले जाता है, तो उसमें डर रहता है कि कहीं ब्लड फैक्टर इंक्रीज हो गए और ब्लड कोगुलेशन ना बन जाए। ठीक है, जैसे हमने किसी को ब्लड डोनेट किया, मान लो रेड क्रॉस सोसाइटी वाले ब्लड, तो वो पाउच रखते हैं ना ब्लड कंटेन करने के लिए, उस पाउच में क्या होगा, अगर क्लॉट जम जाएंगे तो वो ब्लड काम का नहीं रहेगा, तो उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स डाले जाते हैं, ये एंटीकोगुलेंट डाले जाते हैं, जैसे हिपेरिन वगैरह यूज होता है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्सीलेट। तो इसकी क्या हो जाती है, उस पर कोटिंग की जाती है उस पाउच के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे यूज होते हैं इन पिट्रो एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या है, तो ये हमारा ये ऑब्टेन होता है लीवर से, ये मिक्सचर होता है किसका, म्यूकोप्लास्ट पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, विथ मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, 10,000 से 20,000, मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है ये। ठीक है, अब इट इज फाउंड इन मास्ट सेल ऑफ लंग, लीवर एंड इंटेस्टाइन म्यूकोसा में। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है हिपेरिन का, ये हमारा एक्टिवेट कर देता है प्लाज्मा 83 को। ठीक है, ये वर्क करता है एक्टिवेट करके हमारा प्लाज्मा 83। ये क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर होता है, तो यहाँ से क्या होगी, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा। देन हमारा ये फॉर्म हिपेरिन 83 कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा थ्रोम्बिन के साथ। देन हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा क्लोटिक फैक्टर जो थ्रोम्बिन था। देन हमारा फिब्रिन की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और क्लॉट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देन फार्माकोकाइनेटिक है, तो ये हमारा नॉट ऑब्जॉर्व ऑरली, इसे हम आईवी रूट से यूज करते हैं। ठीक है, नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटा एंड मेटाबोलाइज बाय लीवर एंड एक्सिट बाय यूरिन। ठीक है, यूजेस क्या है इसके, प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, एंड हिपेरिन क्या होता है, रैपिड फॉर इनिशिएट, और वारफिन क्या होती है, हमारी स्लो होती है फॉर मेंटेनेंस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में इनका यूज होता है। कहाँ कहाँ हमारा, पहला है वो एक्सटेंशन ऑफ थ्रोम्बिन, मतलब उसको प्रिवेंट बनाने, थ्रोम्बिन नहीं बनने देता। दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर हो जाए, ठीक है, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, इन सब में हमारा यूज होता है एंटीकोगुलेंट। अब इनके कुछ क्वेश्चन है हमारे जो जीपेट में आते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस, कौन सा हमारा, इरिथ्रोपोइटिन वगैरह, तो उसमें हमारा मेथोट्रैक्सेट जो होती है वो हमारी इरिथ्रोजेनेसिस को क्या करती है, बढ़ा देती है, तो वहाँ से हमारी इरिथ्रोजेनेसिस बढ़ जाती है। ठीक है, जो हमने अभी हीमोपोएटिक पढ़े थे, हीमो ड्रग। देन चूज द ड्रग डिप्रेसिंग एरिथ्रोजेनेसिस, तो हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 होता है। देन विच ड्रग नॉट इंक्लूड ल्यूकोपियोसिस, तो इरिथ्रोपोइटिन होता है जो हमारा ल्यूकोपियोसिस नहीं होने देता, मतलब लीवर के अंदर। ठीक है, तो हमने इरिथ्रोपोइटिन। सो और चौथा क्वेश्चन इसलिए, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया लीड टू पालर, फटीग, डिजीनेस, एक्सटर्नल डायप्नेसिया एंड अदर सिम्टम टिश्यू इस्चेमिया, इट इज ट्रू और फॉल्स बताना है। तो हमारा ये तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कारण होता है। ठीक है, थकान वगैरह होती है। तो ऑल द फॉलोइंग ड्रग यूज फॉर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक्सेप्ट फेरस सल्फेट, फॉलिक एसिड, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूनोनेट। तो हमारा कौन से ड्रग किसको छोड़कर ड्रग हमारी यूज होती है आयरन डिफिशियंसी, तो फॉलिक एसिड को छोड़कर सारे ड्रग हमारे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में यूज होते हैं। ठीक है,
तो फॉलिक एसिड तो विटामिन B9 की जब डिफिशियंसी होती है तब यूज होता है, ठीक है। टेक द ड्रग ऑफ पेरेंटल आयरन थेरेपी। आयरन थेरेपी पेरेंटल में कौन सा दिया जाता है हमारा, फर्कोवेन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है, ये दिया जाता है, ठीक है। देन इंक्लूड द ड्रग विच इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो हमने अगर अब्जॉर्प्शन देखा होगा तो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। सो द ड्रग यूज बाय फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सक्लूड। कौन सी हमारी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के यूज होती है, तो हमारा फेरकोवेन है, ठीक है, फेरकोवेन। देन परक्नियस एनीमिया ए डेवलप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, किसकी वजह से होता है हमारा, परमीशियस एनीमिया। तो परमीशियस एनीमिया हमारा परमीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण होता है, ठीक है। देन सेलेक्ट द ड्रग यूज फॉर परमीशियस एनीमिया हमारी विटामिन B12, ठीक है, साइक्लोकोबैलामिन भी बोलते हैं उसे, ठीक है। देन इन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन थेरेपी क्या है हमारा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये सब हमारे अनीमिया क्या थे हमारे क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। थैंक यू।